हेलो फ्रेंड्स, लॉजिकल इंग्लिश क्लासेज में आपका स्वागत है। बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि सर इसी चैनल पर यानी कि लॉजिकल जो हम लोग का पहले से एक चैनल बना हुआ है लॉजिकल इंग्लिश क्लासेज, तो बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर इसी चैनल पर आप हिंदी का भी जो ऑब्जेक्टिव मेन क्वेश्चन है उसका भी वीडियो आप डालिए ताकि हम लोग को बहुत अधिक लाभ मिले। और ध्यान दीजिएगा, ये ज़रूरी भी है। ये हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 10th कक्षा 10 गोधली भाग 2, ये हिंदी विषय है। इसमें सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आपको पढ़ना क्या है। तो दो चीज़ इसमें पढ़ना है आपको। पहला पढ़ना है गद्य खंड के बारे में आपको पढ़ना है। पहला गद्य खंड से सवाल पूछा जाता है और दूसरा जो सवाल पूछा जाता है काव्य खंड से सवाल पूछा जाता है। यानी ये जो आप बुक देख रहे हैं, इस बुक में आपको दो ही चीज़ मिलने वाले हैं। दो चीज़ मिलेगा। पहला मिलेगा गद्य खंड। गद्य खंड का मतलब आप बोल सकते हैं, नहीं समझ रहे हैं तो कहानी सेक्शन। कहानी सेक्शन से कुल मात्र आपको 12 चैप्टर यहाँ पर मिलने वाले हैं। और काव्य खंड की अगर बात किया जाए तो काव्य खंड से भी यानी कि कविता से भी आपको 12 चैप्टर मिलने वाले हैं। यानी कि कुल मिलाकर अगर बात किया जाए तो यहाँ पर चैप्टर की संख्या हो जाती है 24। हम लोग पूरे चैप्टर्स का क्या करेंगे, पूरे चैप्टर्स का जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रहा है या कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है उस चीज़ को हम लोग इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं क्लास शुरू होने से पहले कि आज के क्लास में केवल हम लोग देखेंगे कि आपको गद्य खंड में क्या पढ़ना है और काव्य खंड में क्या पढ़ना है, और इसी से आपको 7 से 10 नंबर आज ही के क्लास में आने वाला है। इसलिए आप लोग वीडियो के स्किप करके मत देखिएगा, एकदम शुरू से अंत तक बने रहिए। और कुछ आपको ट्रिक भी मिलने वाला है कि कैसे हम लोग लेखक का नाम याद करेंगे और कैसे कवि का नाम हम लोग याद करेंगे, क्योंकि यहाँ से आपको 7 से 10 नंबर का सवाल आपको मिल जाता है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। हम लोग गद्य खंड की हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको पढ़ना है गद्य खंड। क्या पढ़ना है? गद्य खंड। इसमें पहला चैप्टर आपको मिलता है भीमराव अंबेडकर जो है ये लेखक है। पहला चैप्टर आपको मिलेगा, देखिए हम साइन कर देते हैं। पहला आपको चैप्टर मिलने वाले हैं श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन कैसे आपसे पूछा जाएगा कि कहेगा कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक का नाम क्या है। तब आपको बताना है भीमराव अंबेडकर। क्या बताएंगे? भीमराव अंबेडकर। ध्यान दीजिएगा, जैसे महाभारत देखे होंगे तो पांडव के उसमें 5 पुत्र थे, उसमें पांडव जो थे 5 थे, तो उसमें भीम भी थे, ठीक है ना। तो उनके जो बड़े भाई थे ना, काम का जब विभाजन करते थे मतलब काम बांटते थे और भीम को कोई काम दिया जाता था ना, तो भीम नहीं कहते थे कि हम ये काम नहीं कर पाएंगे, यानी कि छोटे भाइयों पर अपना काम नहीं डालते थे। तो ऐसे याद रखेंगे। श्रम विभाजन का मतलब होता है काम का विभाजन। तो काम का विभाजन कौन नहीं करना चाहते थे? भीम। तो याद रहेगा कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन हो जाएंगे? भीमराव अंबेडकर हो जाएंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका जो है 20 का दांत है। 20 का दांत पूछेगा कि 20 का दांत क्या है, तो आपको लिखना है कहानी, क्योंकि ऑप्शन में कहेगा कि 20 का दांत क्या है। ऑप्शन ए में दे देगा कहानी, दूसरे में दे सकता है कविता, तीसरे में दे सकता है भाषण, तो उसमें से आपको चूज करना पड़ेगा। तो याद रखिएगा 20 का दांत क्या है, ये आपका क्या है? कहानी है। और 20 के दांत के लेखक का नाम क्या है? नलिन बिलोचन शर्मा। आपको याद कैसे रखना है, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि नली, यहाँ पर क्या नलिन में से इस नलिन लिखा गया है ना, तो इसको हम लोग न को हटा देते हैं तो क्या बन जाएगा? नली बन जाएगा, यानी कि नाली। ऐसे ही ना, नाली। तो 20 कहाँ पाया जाता है? आप देखेंगे नाली में छोटे छोटे क्या रहते हैं? कीड़े मकोड़े रहते हैं, जितने सांप वाप होते हैं तो सब वहीं पर अपना क्या करते हैं? उत्सर्जी पदार्थ। तो उत्सर्जी पदार्थ भी एक 20 के समान ही होता है। तो याद रखिएगा कि 20 के दांत के लेखक का नाम क्या है? नलिन बिलोचन शर्मा। नलिन बिलोचन शर्मा। अब आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका है तीसरा है भारत से हम क्या सीखें। ठीक है ना, भारत से हम क्या सीखें। तो ये जो है आपका एक भाषण है। क्या है? भाषण है। और इस पर लिखा कौन है? तो देखिएगा मैक्स मूलर। कौन लिखा है? मैक्स मूलर लिखा है।
तो इसको क्या याद कैसे करना है, ध्यान दीजिएगा, मैक्स मूलर, यानी कि हम लोग मैक्स से बना देंगे मैक्सिमम। क्या बना देंगे? मैक्सिमम। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है। भारत से हम क्या सीखे, यानी कि भारत से हम लोग बहुत कुछ सीखे हैं। मैक्सिमम मतलब होता है अधिकतम, यानी कि बहुत अधिकतम चीज़ हम लोग सीखे हैं, अधिक चीज़ सीखे हैं। तो मैक्स से याद रह जाएगा मैक्स मूलर। क्या याद रखेंगे? मैक्स मूलर। आइए अब हम देखते हैं नेक्स्ट, देखते हैं नेक्स्ट हम लोग का है, देखिए नाखून क्यों बढ़ते हैं, ठीक है ना। ये है नाखून क्यों बढ़ते हैं। ये भी क्या है? ललित निबंध है। इसके लेखक का नाम क्या है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। देखिए इसको याद करने का सबसे सिंपल तरीका ये है कि आप जो है नाखून को कितना ही बार काटिएगा ना तो बार बार बढ़ता है, यानी कि याद रखिए नाखून को बार बार कटने से वो 1000 बार क्या होता है? बढ़ता है। तो ऐसे पूछा जाए कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसके लेखक का नाम क्या है, तो क्या हो जाएगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी। उसके बाद 5वां नंबर है आपका नागरी लिपि। क्या है? नागरी लिपि। नागरी लिपि के लेखक का नाम पूछा जाए तो गुणाकर मूले। गुणाकर मूले। ये नागरी लिपि है क्या? आपका निबंध है। इस चीज़ को ध्यान रखिए, नागरी लिपि क्या है? निबंध है। प्रश्न पूछ लेता है कि नागरी लिपि क्या है? निबंध है, कहानी है कि भाषण है, तो आपको वहाँ पर चुनना पड़ेगा क्या है? निबंध है। तो देखिए इसके लेखक का नाम याद करने का सबसे सिंपल तरीका क्या है, जैसे मान लीजिए कि आप नागरी को आप नगर से क्या करेंगे? याद रखेंगे नगर। तो नगर में देखिएगा ना गुणी लोग रहते हैं, जितने भी गुणी विद्वान लोग होंगे ना नगर में रहते हैं। तो गुणी लोग कहाँ मिलेंगे? नगर में। तो नागरी लिपि का संबंध हो जाएगा गुणाकर मूल्य, यानी कि ऐसे पूछे कि नागरी लिपि के लेखक कौन है, तो क्या हो जाएगा? गुणाकर मूल्य। आइए देखते हैं नेक्स्ट। अगला है आपका 6 नंबर जो है बहादुर। कहानी का नाम क्या है? बहादुर। तो बहादुर कहानी का अगर पूछा जाए कि लेखक कौन है तो आपको बताना है कि अमरकांत। और बहादुर क्या है तो याद रखिएगा बहादुर जो है एक क्या है? कहानी है, ठीक है ना। बहादुर कहानी है। अच्छा बताइए अभी के इसको याद करने का एक सिंपल तरीका हम आपको बताते हैं। बहादुर आप किससे बोलेंगे? आप बहादुर किसे बोलेंगे? जैसे मान लीजिए जो भीमराव अम्बेडकर थे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, महात्मा गांधी, ये लोग कैसे व्यक्ति थे? बहादुर व्यक्ति थे। आज भी क्या है? अमर है। मरने के बाद आज भी क्या है? अमर है। उनका हम लोग जयंती मनाते हैं। तो याद रखिएगा कि बहादुर कहानी के लेखक का नाम क्या है? अमरकांत। बहादुर कहानी के लेखक का नाम क्या है? अमरकांत है। चलिए एक बार और देख लीजिए, भीमराव अम्बेडकर के लेखक भीमराव अम्बेडकर किसके लेखक हैं? श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक हैं। 20 के दांत कहानी के लेखक का नाम क्या है? नलिन बिलोचन शर्मा। भारत से हम क्या सीखे? लेखक का नाम बताइए। मैक्स मूलर। नाखून क्यों बढ़ते हैं? लेखक का नाम क्या है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। नागरी लिपि के लेखक का नाम क्या है? गुणाकर मूले। बहादुर कहानी के लेखक का नाम क्या है? अमरकांत। तो ऐसे आपको क्या करना है? रट जाना है, ठीक है ना। और इसके पीछे कुछ मतलब आपको दिया जा रहा है ताकि आपको लेखक का नाम याद हो जाए, ठीक। अब चलिए हम लोग देखते हैं और भी इसमें नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अगला हम लोग का है 7 नंबर जो है। 7 नंबर देखिए आपको मिलेगा एक चैप्टर मिलेगा परंपरा का मूल्यांकन। परंपरा का मूल्यांकन पूछे कि क्या है तो आपको लिखना है कि निबंध है, ठीक है ना। और इसके लेखक का नाम जो है रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा। देखिए परंपरा का मतलब क्या होता है? परंपरा का मतलब यानी कि जो प्राचीन समय से हम लोग संस्कृति और सभ्यता को फॉलो करते आ रहे हैं, वहीं क्या होता है? एक परंपरा में हम लोग बंधे हुए हैं। तो गौर कीजिएगा इस धरती पर सबसे पहले मान लीजिए कि जो भी देवी देवता उत्पन्न हुए उन्हीं से ये संसार चल रहा है। तो देखिए यहाँ पर राम दिया है ना, याद रखेंगे कि सबसे पहले राम जी की उत्पत्ति हुई, तब ये सब परंपरा की क्या हुई? शुरुआत हुई। तो आपसे पूछे कि परंपरा का मूल्यांकन के लेखक का नाम क्या है तो आप याद रखिएगा रामविलास शर्मा। क्या हो जाएगा? रामविलास शर्मा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 8 नंबर हम लोग देखते हैं। देखिए जीत जीत में निरखत है ना जी। ये एक साक्षात्कार है, ठीक है ना, साक्षात्कार है। इसके लेखक का नाम है बिरजू महाराज। बिरजू महाराज। गौर कीजिएगा थोड़ा सा इसमें, देखिए जैसे बिरजू ऐसे लिखा गया है ना जी, बिरजू ऐसे लिखा गया है। अगर हम जू को ऐसे काट देते हैं तो बीर बन जाएगा। बीर बन जाएगा ना। अब वीर आदमी ही तो जीतता है ना, किसी भी काम में वीर आदमी ही क्या करता है?
जीत हासिल करता है। तो जब भी आपसे पूछे कि जीत जीत मैं निरखत हूँ, इसके लेखक का नाम क्या है, तो याद रखेंगे बिरजू महाराज। क्या है? बिरजू महाराज। तो अगला हम लोग देखते हैं 9 नंबर है, ये है आबिन्यो। आबिन्यो जो है आपका एक ललित रचना है। क्या है? ललित रचना है। किसके द्वारा लिखा गया? अशोक वाजपेयी। अशोक वाजपेयी। इसमें भी देखिए ना, ये अ से शुरू हो रहा है, ये भी अ से शुरू हो रहा है। लेखक के नाम में भी क्या है? अ है। तो ऐसे आप याद रखिए कि आबिन्यो किसके द्वारा लिखा गया? अशोक वाजपेयी के द्वारा लिखा गया है। बात समझ रहे हैं ना? अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। चलिए हम लोग अगला देख लेते हैं। 10 नंबर देखते हैं हम लोग। ये जो है मछली क्या है? मछली एक कहानी है। पूछता है कि मछली क्या है, तो आपको चूज करना पड़ेगा कहानी, ठीक है ना। और मछली कहानी के लेखक की बात किया जाए तो विनोद कुमार शुक्ल। देखिए ध्यान दीजिएगा, मेरे गांव में एक विनोद नाम का एक लड़का है जो बहुत मछली खाता है। मछली खाना क्या है, उसको बहुत पसंद है। तो ऐसे आप मतलब जोड़ के याद कर सकते हैं कि मछली कहानी के लेखक का नाम क्या है? विनोद कुमार शुक्ल। ये दिमाग से उतरेगा ही नहीं। अगला देखिएगा, आगे जो है अगला जो है 11 नंबर, नौबत खाने में इबादत। नौबत खाने में इबादत, इसके ये जो है व्यक्ति चित्र है। इसके लेखक का नाम क्या है? यतीन्द्र मिश्र है। इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे नौबत खाने में इबादत के लेखक कौन है? यतीन्द्र मिश्र। देखिए अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, हाल फिलहाल में गर्मी का मौसम चल रहा है, इसलिए आप लोगों को पानी के साथ क्या करना? पानी के साथ मिश्री मिला के पीना चाहिए, ताकि गर्मी के दिनों में चक्कर नहीं आ पाए। नहीं तो चक्कर आने की जहाँ नौबत हुई तो आपका भी काम तमाम हो जाएगा। तो चक्कर आएगा, चक्कर आने की नौबत आ जाएगी तो काम तमाम हो जाएगा। यानी कि याद रखिएगा, नौबत खाने में इबादत के लेखक कौन है? यतीन्द्र मिश्र हैं। मिश्री से याद रहेगा, मिश्र, यतीन्द्र मिश्र, ठीक है ना। आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अगला है हम लोग का 12 नंबर है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी क्या लिखे हुए हैं? शिक्षा और संस्कृति। कहेगा शिक्षा और संस्कृति के लेखक का नाम क्या है? तब आपको बताना है महात्मा गांधी। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे कि शिक्षा और संस्कृति के लेखक जो है महात्मा गांधी हैं। देखिए शिक्षा जो होती है ना, शिक्षा सब कोई प्राप्त नहीं कर सकता है। शिक्षा सब कोई प्राप्त नहीं कर सकता है। शिक्षा कोई महान आदमी ही शिक्षा को क्या करता है? प्राप्त करता है। महान आदमी ही शिक्षा को क्या करता है? प्राप्त करता है। महान आदमी ही शिक्षा को क्या कर सकता है? प्राप्त कर सकता है। तो ऐसे भी याद रख सकते हैं कि शिक्षा और संस्कृति के लेखक क्या हैं? लेखक का नाम क्या है? महात्मा गांधी। यानी कि देखिएगा, जो जिसका बड़ा आत्मा हो ना, दिल क्या हो? बड़ा हो, धैर्य रखे, वही क्या कर सकता है? शिक्षा के उच्चतर शिखर तक पहुंच सकता है। तो धैर्य बना के रखना पड़ेगा। तो याद रखिएगा, शिक्षा और संस्कृति के लेखक का नाम क्या है? महात्मा गांधी। एक बार देख लीजिए, परंपरा का मूल्यांकन के लेखक का नाम क्या है? रामविलास शर्मा। जीत जीत में निरखत हूँ के लेखक का नाम बिरजू महाराज। आबिन्यो का क्या हो जाएगा? अशोक वाजपेयी। मछली कहानी के लेखक का नाम क्या हो जाएगा? विनोद कुमार शुक्ल। नौबत खाने में इबादत यतीन्द्र मिश्र। शिक्षा और संस्कृति के लेखक महात्मा गांधी। हम भी ऐसे ही याद किए हुए हैं, जितना भी जैसा हम आपको समझा रहे हैं ना, उसी तरीके से हमको भी याद हुआ है। इसलिए आप 1-2 बार देख लीजिएगा वीडियो, तो कहीं पर भी दिक्कत नहीं आने वाला है। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट अब हम लोग देखने वाले हैं काव्य खंड देखेंगे, ठीक है ना। काव्य खंड का मतलब होता है कविता, ठीक है ना। कविता में देखिएगा, पहला जो है आपका कविता कौन सा है? राम बिनु बिरथो जगी जन्मा, जो नर दुख में दुख नहीं माने। इसके कवि का नाम क्या है? गुरु नानक। कवि का नाम गुरु नानक। इसको कैसे याद रखेंगे? ध्यान रखिएगा, राम जो है राम जो है भगवान का नाम है। तो ये तो सबके गुरु है ना जी, ये तो सबके गुरु हैं, ठीक है ना। तो ऐसे याद रहेगा, जब भी राम बिनु बिरथे जगी जन्मा देगा तो आपको याद आ जाएगा कि राम तो सबके गुरु हैं। तो इसके लेखक का नाम क्या हो जाएगा? गुरु नानक। आइए देखते हैं नेक्स्ट। उसके बाद दूसरा जो है, प्रेम ऐनी श्री राधिका करील के कुंजन ऊपर बारऊँ। अब देखिएगा, इसके कवि का नाम क्या है? रश खान। देखिए प्रेम का मतलब होता है आनंद,
प्रेम का मतलब क्या होता है? आनंद। आप जब प्रेम किसी से करते हैं ना, माता पिता से प्रेम करिए, बच्चे से प्रेम कीजिए, तो आपको क्या मिलता है? एक आनंद मिलता है। आनंद का मतलब होता है रस। आनंद का मतलब क्या होता है? रस। तो आप याद रखिएगा, प्रेम यानी श्री राधिका के कवि का नाम क्या है? रस खान। अगला हम लोग देखते हैं 3 नंबर। 3 नंबर जो है, अति सुधो स्नेह को मारग है, मोह आशु बानहीम ले बरसव। देखिएगा, अति सुधो स्नेह को मारग है, इसके कवि का नाम क्या है? घनानंद है। क्या है? घनानंद है। इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए, नंद इसमें दिया है ना, तो नंद से एकदम स्नेहपूर्वक क्या करना है? मिल के रहना है। नंद से क्या करना है? स्नेहपूर्वक मिल के रहना है। तो याद रखिएगा, जब भी अति शुद्ध स्नेह को मालक है का कवि का नाम पूछा जाए तो घनानंद आपको दिमाग में आ जाएगा। उसके बाद अगला हम लोग देखते हैं। अगला हम लोगों का है चौथा है। चौथा जो है स्वदेशी। क्या है? स्वदेशी। गौर कीजिएगा, स्व प्लस इसको हम लोग देश लिख सकते हैं, यानी कि स्वदेश हो जाएगा। स्व मतलब क्या हो जाएगा? अपना। देश मतलब तो देश ही होता है, ठीक है ना, यानी कि अपना देश। तो अपने देश से किसको प्रेम नहीं होता है? अपने देश को सभी से प्रेम होता है। तो जहाँ पर भी कहे कि स्वदेशी कविता के कवि का नाम क्या है, तो आप कहिएगा प्रेमघन। स्वदेशी कविता के कवि का नाम प्रेमघन। आइए हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला हम लोग का है भारत माता। भारत माता के कवि का नाम क्या है? सुमित्रा नंदन पंत। यहाँ पर देखिएगा, भारत माता में माता दिया है, इधर क्या दिया है? सुमित्रा। तो सुमित्रा किसी लड़की का ही नाम है, ठीक है ना। याद रखिएगा, जब भी माता से जुड़ा हो ना कोई शब्द, याद रखिए, यहाँ देखिए फीमेल इधर भी आ रहा है, इधर इधर भी फीमेल, सुमित्रा, ठीक है ना। याद रखिए, भारत माता की कवित्री का नाम क्या है? सुमित्रा नंदन पंत। नेक्स्ट आपका है छठा है जनतंत्र का जन्म। जनतंत्र का जन्म, ध्यान दीजिएगा, जन का मतलब, जनतंत्र का मतलब होता है लोगों का समूह, ठीक है ना। और जन्म मतलब आप समझते ही हैं। तो लोगों को जो जन्म, लोगों का जो जन्म हुआ है किसी ईश्वर के माध्यम से हुआ है ना। यहाँ पर देखिएगा, रामधारी में राम आ रहा है, राम आ रहा है ना जी। तो आप समझिए कि जो लोगों का जन्म मिला हुआ है श्री राम के द्वारा ही मिला हुआ है। तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं कि जनतंत्र के का जन्म के कवि का नाम क्या है? रामधारी सिंह दिनकर। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल होगा, याद करने में कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। आइए चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। आप चलिए, नेक्स्ट है सातवां। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिखा गया है हिरोशिमा। यानी हिरोशिमा में देखिएगा क्या क्या आ रहा है? एगो हीरो आ रहा है, एगो सीमा आ रहा है ना जी। तो सीमा का हीरो कौन है? ऐसे याद रखिए, सीमा एक लड़की है, सीमा के हीरो का नाम क्या है? तो अज्ञेय है। ऐसे याद रखिए, सीमा के हीरो का नाम क्या है? अज्ञेय। तो आपको याद रहेगा कि हिरोशिमा के कवि का नाम क्या है? अज्ञेय है। आइए अब हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं 8 नंबर देखते हैं। यहाँ पर लिखा गया एक वृक्ष की हत्या। एक वृक्ष की हत्या, तो ये लिखा गया है कुंवर नारायण के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया है? कुंवर नारायण के द्वारा। देखिए, नारायण जो बोला गया है, गौर कीजिएगा, नारायण विष्णु जी को भी बोला गया है और उनके हाथ में सुदर्शन चक्र रहता है। तो वृक्ष की हत्या करना होगा ना, तो नारायण ही कर सकते हैं, विष्णु जी ही कर सकते हैं। उन्हीं के माध्यम से एक वृक्ष की क्या हो सकती है? हत्या हो सकती है ना जी। एक ही बार में सारी पत्तियां भी गिर सकती है, झड़ सकती है, एक ही बार में हत्या हो सकती है। तो ऐसे मतलब आप कुछ भी पॉइंट जोड़ के आप याद कर सकते हैं कि एक वृक्ष की हत्या के कवि का नाम क्या है? कुंवर नारायण। अगला आपको 9 नंबर में देखना है हमारी नींद। हमारी नींद, इसके कवि का नाम क्या है? बीरेन डंगवाल। गौर कीजिएगा, बीरेन में देखिए वीर आ रहा है, ठीक है ना। बीरेन में क्या आ रहा है? वीर। तो जो वीर होते हैं ना, वो ज़्यादा मतलब नींद में नहीं रहते हैं। जो वीर पुरुष रहते हैं उन्हें ज़्यादा नींद की आवश्यकता नहीं है, कम भी सोएंगे, कम भी सोते हैं और अपना काम करते रहते हैं, ठीक है ना। तो हमारी नींद से याद रहेगा आपको बीरेन डंगवाल, यानी कि वीर लोग जो होते हैं ना, वीर लोग कम सोते हैं, काम पर अधिक ध्यान देते हैं। तो कहे कि हमारी नींद के कवि का नाम क्या है? बीरेन डंगवाल। आइए देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट देख लेते हैं। और नेक्स्ट आपका है अक्षर ज्ञान। क्या है जी? अक्षर ज्ञान। देखिएगा इधर, अक्षर ज्ञान के कवित्री का नाम क्या है? अनामिका है। देखिए यहाँ पर भी अ से शुरू हो रहा है अक्षर,
तो यहाँ पर भी कवित्री के नाम में अ से शुरू हो रहा है, अनामिका, यानी कि अक्षर ज्ञान के कवित्री का नाम क्या है, अनामिका। ठीक, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है लौट कर आऊँगा फिर, लौट कर आऊँगा फिर, इसके कवि का नाम क्या है, जीवनानंद दास। यानी कि कवि कहाँ फिर लौट कर आना चाहता है, फिर से अपने जीवन में, अपने देश में लौट कर आना चाहता है। तो ऐसे आप याद रखिएगा कि लौट कर आऊँगा फिर, कवि का नाम क्या है, जीवनानंद दास। 11 नंबर देख लिए, लौट कर आऊँगा फिर, जीवनानंद दास। अब देखिए 12 नंबर क्या है, मेरे बिना तुम प्रभु, ठीक है ना। इसके कवि का नाम क्या है, रेनर मारिया रिल्के। इसमें आप जैसे ही पढ़िएगा ना, मेरे, मेरे में रे आ रहा है ना, मेरे में ये वाला रे आ रहा है, तो देखिए ना इसी रे से तो चालू हुआ है, रेनर मारिया रिल्के। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, मेरे बिना तुम प्रभु, तो केवल रिल्के का नाम याद रखिएगा, हो जाएगा, या रेनर मारिया रिल्के, इसमें रे आ रहा है तो यहाँ से रेनर मारिया रिल्के आपको याद रहेगा। चलिए मेरे साथ एक बार बोलिए कि हिरोशिमा की कवि का नाम क्या है, अज्ञेय, ठीक है ना। यानी कि सीमा का हीरो क्या है, सीमा के हीरो का नाम अज्ञेय है। एक वृक्ष की हत्या के कवि का नाम कुंवर नारायण। हमारी नींद किसके द्वारा, बीरेन डंगवाल। अक्षर ज्ञान किसके द्वारा, अनामिका के द्वारा। लौट कर आऊँगा फिर, जीवनानंद दास के द्वारा। मेरे बिना तुम प्रभु, रेनर मारिया रिल्के के द्वारा। आप कमेंट कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा हो तो आप यस लिख के ज़रूर कमेंट करें, ताकि हम लोग का भी हौसला बढ़े। और चलिए हम लोग देखते हैं, आगे देखते हैं। आगे थोड़ा सा गौर कीजिएगा, ये वाला बुक जो है आप देख रहे हैं ना, ये वर्णिका, वर्णिका भाग 2। तो वर्णिका भाग 2 जो है ये, इसमें भी आपको कुछ केवल स्टोरी इसमें पढ़ना है, स्टोरी कहानी पढ़ना है। और इसमें कहाँ चैप्टर की संख्या कितनी मिलेगी, 5 मिलेगी। यहाँ से भी आपको, आपसे प्रश्न पूछ लेता है कि किस कहानी के कौन से लेखक हैं, ठीक है ना। तो ये भी जानना जरूरी है। जो जिनके पास बुक्स नहीं है तो देख लीजिए, आपका बुक्स ऐसे ही होगा, बुक्स का कवर प्रिंट ऐसे ही होगा। चलिए हम लोग इसमें देखते हैं कि आखिर क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है। यहाँ से भी आपको 2 से 3 नंबर यहाँ से भी कंफर्म हो जाते हैं, ठीक है ना। देख लीजिए, बहुत छोटा ही चैप्टर है। इसमें पहला चैप्टर का इसमें नाम है दही वाली मंगमा। क्या है, दही वाली मंगमा। ये जो है कन्नड़ भाषा का कहानी है। कन्नड़ भाषा का क्या है, कहानी है, जो लिखा गया है किसके द्वारा, श्रीनिवास के द्वारा लिखा गया है। तो आप याद रखिएगा कि दही वाली मंगमा कहानी के लेखक या कहानीकार का नाम क्या है, श्रीनिवास। ऐसे आप याद रख सकते हैं कि जो श्रीवास्तव जी लोग होते हैं ना, खूब दही खाना पसंद करते हैं। श्रीवास्तव जी लोग होते हैं, खूब दही खाना पसंद करते हैं। तो जब भी आए कि दही वाली मंगमा कहानीकार का नाम क्या है, तो आप रखेंगे श्रीनिवास का नाम। ठीक, अगला हम लोग देखते हैं। अगला है, दूसरा हम लोग का है ढाते विश्वास। ये उड़िया भाषा में लिखा गया है। इस भाषा पर भी आप लोग का ध्यान होना चाहिए कि ये कहानी जो है किस भाषा में लिखा गया है, ढाते विश्वास, उड़िया भाषा में। इसके लेखक का नाम है सातकोड़ी होता। क्या है, सातकोड़ी होता। तो इसको देखिएगा कैसे याद रखेंगे। जैसे मान लीजिए किसी पर आप मान लीजिए कि विश्वास कर रहे हैं, किसी पर क्या है, आपका विश्वास है, लेकिन विश्वास अगर 1 दिन टूटता है, 2 दिन टूटता है, 3 दिन टूट गया, उस पर से विश्वास भरोसा टूट गया, और जाते जाते 7 दिन तक उस पर से क्या हो गया, विश्वास टूट गया, तो आप उसके प्रति क्या हो जाते हैं, उसके प्रति प्रतिकूल भावना लाने लगते हैं। तो ऐसे याद रखिएगा कि ढाते विश्वास के लेखक का नाम क्या है, सातकोड़ी होता। यानी कि विश्वास कब ढाता है, जब 7 दिन उसकी परीक्षा में वो लेते हैं, 7वें दिन में वो क्या हो जाता है, असफल हो जाता है, ठीक है ना। काम मतलब आप उसका काम कर दिए और आपका काम वो सही तरीके से नहीं कर रहा है, विश्वास ढह गया। 7वें दिन उससे मदद मांगे, 7वें दिन में से एक भी दिन आपका काम नहीं किया, विश्वास क्या हो गया, ढह गया। यानी कि ढहते विश्वास कहानी के लेखक का नाम क्या है, सातकोड़ी होता। अगला देखिएगा, अगला इसमें आपको पढ़ना है, तीसरा पढ़ना है माँ। माँ जो क्या है, एक कहानी है, ये गुजराती भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में लिखा गया है, गुजराती भाषा में।
और किसके द्वारा लिखा गया है, कहानीकार का नाम पूछे, लेखक का नाम पूछे तो ईश्वर पेटलीकर, ईश्वर पेटलीकर। थोड़ा सा गौर कीजिएगा, यहाँ पर देखिए ईश्वर शब्द आ रहा है, ईश्वर। तो ईश्वर को आप ढूंढते रह जाइएगा तो आपको ईश्वर नहीं मिलेंगे। इसलिए भगवान ने क्या किया है कि हर घर में ईश्वर के रूप में माँ को भेजा हुआ है, माँ को भेजा हुआ है। तो आप याद रखिएगा कि माँ कहानी के लेखक का नाम क्या है, ईश्वर पेटलीकर, ईश्वर पेटलीकर। अगला हम लोग का है चौथा जो है नगर। नगर कहानी किस भाषा में लिखा गया है, तमिल भाषा में लिखा गया है। पूछेगा आपसे कि नगर कहानी किस भाषा में लिखा गया है, तमिल भाषा में, और इसके लेखक का नाम क्या है, तो क्या हो जाएगा, सुजाता। क्या है, सुजाता। देखिएगा यहाँ पर सुजाता। तो आपको याद कैसे रखना है, नगर कहानी जो है तमिल भाषा में लिखा गया है, इसके लेखक का नाम क्या है, सुजाता। तो आप याद रखिए कि सुजाता जो है नगर में दही खरीदने के लिए जाती है, श्रीनिवास जी के घर जाती है, ठीक है ना। सुजाता जो है नगर में दही खरीदने के लिए जाती है, क्योंकि उसको गांव में दही बढ़िया नहीं मिलता है, इसलिए सुजाता नगर में क्या करती है, दही खरीदने के लिए जाती है। तो आपसे कहेगा कि नगर कहानी के लेखक कौन है, तो याद रखिएगा सुजाता। अगला है पांचवा जो है, ध्यान दीजिएगा, धरती कब तक घूमेगी। धरती कब तक घूमेगी ये किस भाषा में लिखा गया है, राजस्थानी भाषा में, और लिखने वाले का नाम क्या है, सांवर दैया। लिखने वाले का नाम क्या है, सांवर दैया। अब देखिएगा आपको याद कैसे रखना है, आपको ध्यान होगा, आप पढ़े भी होंगे, ज्योग्राफी में आप पढ़े होंगे, 1934 में बहुत बड़ा भूकंप आया था, एकदम हिला डुला कर क्या कर दिया था, सबको रख दिया था। बहुत सारे जान माल की क्या हुई थी, क्षति हुई थी उसमें। तो अब जो है आज के युग के जो बच्चे हैं वो अब बेचैन हैं दादी से पूछने के लिए कि दादी बताओ ना, आपके ज़माने में पहले कब भूकंप आया था, पहले कब भूकंप आया था। देखिए यहाँ पर दैया से आप याद रखिएगा, दादी, बच्चे पूछ रहे हैं दादी से कि कब भूकंप आया था, तो दादी क्या करती है, वहाँ पर जो दादी होती है उसको मार के भगा देती है बच्चे को, ठीक है ना। तो फिर वो बच्चे क्या करते हैं कि एक सांवली दादी रहती है आस पड़ोस में, उसी के पास जाती है। तो बच्चे पूछते हैं कि बताओ ना दादी कि तुम्हारे समय में बाढ़ कब आया था, तो वो कहती है, बूढ़ी औरत कहती है, दैया रे दैया, बहुत खतरनाक भूकंप आया था मेरे समय में, ऐसा भूकंप फिर न आया। तो ऐसे याद रखिएगा कि धरती कब तक घूमेगी कहानी के लेखक का नाम क्या है, सांवर दैया। चलिए एक बार हम लोग रिपीट कर लेते हैं। दही वाली मंगमा कहानी के लेखक का नाम क्या है, श्रीनिवास। ये किस भाषा में लिखा गया है, कन्नड़ भाषा में। ढहते विश्वास कहानी काल का नाम क्या है, सातकोरी होता, किस भाषा में लिखा गया है, उड़िया भाषा में। माँ कहानीकार का नाम क्या है, ईश्वर पेटलीकर, किस भाषा में लिखा गया है, गुजराती भाषा में। नगर कहानी के लेखक का नाम क्या है, सुजाता। सुजाता दही खाने के लिए कहाँ जाती थी, नगर में, किस भाषा में लिखा गया है नगर कहानी, तमिल भाषा में। पांचवा आपका है धरती कब तक घूमेगी। धरती कब तक घूमेगी ये राजस्थानी भाषा में लिखा गया है, इसको लिखने वाले का नाम क्या है, सांवर दैया। दादी बताई कि दैया रे दैया, मत पूछो उस भूकंप के बारे में, 1934 वाला बहुत बड़ा झटका लगा था, भगवान ना करे कि फिर ऐसा भूकंप आए, सांवली दादी बताई थी ना। तो याद रखिएगा धरती कब तक घूमेगी के लेखक का नाम क्या है, सांवर दैया। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर लिखेंगे, और आगे इसके बाद कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया जाए, पोएम से शुरुआत किया जाए या कविता से शुरुआत किया जाए या कहानी से शुरुआत किया जाए, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आपको ये सेशन कैसा लगा इसे भी आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आपके कमेंट के बाद।